हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए MCQs पॉलिटी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। पहला है कि द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड फ्रैटर्निटी वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा है, प्रियम्बल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द USA। Which of the following statements is are correct? ठीक है जी, only one, only two, both one and two। तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो ओनली टू। ठीक है जी। अब क्या है कि प्रियम्बल जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ डे। हमारा नेशनल लॉ डे होता है इस दिन। और इसको कौन सी डेट को इफेक्ट आया था? 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र राज्य कहलाए थे। ठीक है जी। अब क्या है कि प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही अमेंड किया गया है। कब? 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या क्या ऐड किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है जी। यूजुअली हमें सोशलिस्ट और सेक्युलर याद रहता है, लेकिन इंटीग्रिटी हम भूल जाते, तो इंटीग्रिटी इज़ द वर्ड। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला सवाल है, पहली स्टेटमेंट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा है, पार्लियामेंट एडमिट्स द न्यू स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ द इंडिया। तो इसमें कौन सी सही स्टेटमेंट है? आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली टू। ये गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते थे। ओनली टू। अब क्या है दोस्तों कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। लोकसभा, इसका मतलब ये है कि मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो लोकसभा को हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसीज डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इवन दो डिसीजन टेकन मे बी पर्टेनिंग टू अ सिंगल मिनिस्ट्री, चाहे वो एक मिनिस्ट्री ने ली है या दूसरी ने ली है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के लिए है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और सारे इलेक्टेड जो भी हमारे लीडर्स हैं वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है जी। आर्टिकल 2 क्या कहता है? दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट न्यू स्टेट्स, मतलब नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है इन द यूनियन ऑफ इंडियाज। एस्टैब्लिश न्यू वन, मतलब नए बना सकता है। ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट, मतलब कि किसी भी तरीके की टर्म्स और कंडीशंस हैं पार्लियामेंट को जो लगता है वो उस हिसाब से स्टेट्स को एडमिट कर सकता है और एस्टैब्लिश भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 3 क्या है? इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ पार्ट, मतलब ये एक स्टेट है, इसको हमने काट दिया, ये एक नया स्टेट, ये दूसरा स्टेट। जैसे कि उत्तर प्रदेश से बना था हमारा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। और क्या कहता है? टू यूनाइट टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ सच स्टेट, मतलब कि ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इसको एक कलेक्टिव कर दिया और एक नया स्टेट बना दिया। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों इसमें ना काफ़ी बार हम ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है जी। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको बार बार रिवीजन करने पड़ती है, बेसिक्स की ओर करनी पड़ती है। कोई बड़े फंडे नहीं पढ़ने होते, बेसिक्स को रिवाइज करना होता है। तो ये बेसिक वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है? नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है जी। अब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है जी। मतलब कि ना वो लोकसभा के मेंबर हैं, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर हैं, और ना ही किसी स्टेट असेंबली के या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। ठीक है जी।
If a member of either house of parliament or a house of legislature of any state is elected as vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on date he/she enters as office of the vice president. ठीक है जी. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू. ठीक है जी. अब वेंकैया नायडू जी अगर सपोज़ एमपी होते और उस टाइम पे उनको बोला गया कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है जी, और वो वाइस प्रेसिडेंट बन भी गए, उनके इलेक्शन भी हो गया, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जिस भी एरिया के वो एमपी थे वो सीट जो है वो वेकेटेड मानी जाएगी. ठीक है जी. ही विल नॉट बी एन एमपी और फॉर एग्जांपल ही टेंड्स टू बी एन एमएलए. ठीक है, किसी स्टेट असेंबली के एमएलए हैं तो सिमिलरली वो जो सीट है वो वेकेट हो जाएगी. ठीक है जी. और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है किसके? राज्यसभा के. ठीक है दोस्तों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 4 कहता है अ रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इज नोन एज मैंडमस, क्योरंटो, सर्चरी, हेबियस कॉर्पस. इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हेबियस कॉर्पस. अब इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. देखिए आपने अगर आज देखा है कि रिट्स पे सर ने क्वेश्चन डाला है तो जाइए और 5 की 5 रिट्स जो हैं वो रिवाइज़ कीजिए, साथ में आर्टिकल 32 और 226 के बारे में पढ़िए. ठीक है जी. ये आपके क्यूज़ होने चाहिए, यार क्यूज़ होने चाहिए. ठीक है जी. अब क्या है कि इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल रिट फॉर पर्सनल लिबर्टी. ठीक है जी. हेबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लैटिन मीनिंग होता है लेट अस हैव द बॉडी. ठीक है जी. और एक पर्सन व्हेन अरेस्टेड और डिटेन्ड कैन मूव द कोर्ट फॉर द इशू ऑफ हेबियस कॉर्पस, मतलब कि उसको कभी अरेस्ट किया हुआ है या डिटेंशन कर ली हुई है. ठीक है जी. अगर वो इलीगल है, लीगल इज़ डिफरेंट, अगर वो इलीगल है तो उस पर वो कोर्ट में मूव कर सकता है. ठीक है जी. और फिर इट इज़ एन ऑर्डर बाय अ कोर्ट टू द डिटेनिंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन. ठीक है जी. बिफोर इट, सो इट मे एग्जामिन वेदर द पर्सन हैज़ बीन डिटेन लॉफुली और अदरवाइज. ठीक है जी. इसीलिए हमने बोला था इलीगल क्लॉज हो गया. ठीक है. इफ़ द कोर्ट इज़ कन्विंस्ड दैट द पर्सन इज़ इलीगली डिटेन, देखिए ये वर्ड आ गया ना इलीगली, अगर कोर्ट को लगता है कि वो हम उसको इलीगली डिटेन किया हुआ है तो वो ऑर्डर इशू करेंगे फॉर हिज रिलीज. ठीक है जी. तो रिट का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू सेट एट लिबर्टी अ पर्सन हु इज़ कन्फाइंड, मतलब कि आज़ादी. ठीक है जी. द रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि स्टेट के लिए भी हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है जी. वाइल अ रिट मस्ट बी मूव्ड बाय द पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इन्फ्रिंज, इट इज़ नॉट ईजिली पॉसिबल इन केस ऑफ डिटेन पर्सन. ठीक है जी. मतलब कि आपकी ये जो रिट है वो उसी इंसान के थ्रू आनी चाहिए जिसके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हैं, लेकिन अब कोई डिटेन है तो वो कैसे करेगा? इसलिए वो किसी जो ये हेबियस कॉर्पस है वो किसी प्रिजनर के जो भी आपका फ्रेंड है या सोशल वर्कर है या इवन स्ट्रेंजर है वो उसके बिहाफ पे डाल सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अरेस्ट हो गया. ठीक है जी. मैं अरेस्ट हो गया, इलीगल डिटेन हो गया. आपसे बोलते कि सर वीडियो नहीं आ रही है. वैसे तो लगता नहीं कि आप लोग को हेबियस कॉर्पस लगा के मुझे छुड़ाने की कोशिश करेंगे, बट लेट्स जस्ट से फॉर द फन फैक्ट मुझे कहीं पर डिटेन कर लिया. ठीक है जी. तो आप में से कोई स्ट्रेंजर है, वैसे हम सब स्ट्रेंजर तो नहीं है, आप मतलब जानते ही हैं कि स्लीपी क्लासेस के सर हैं, तो आप हेबियस कॉर्पस जो है लेके जा सकते हैं कोर्ट को लेके. ठीक है जी. और मेरा जो कोर्ट रहेगा हिमाचल हाई कोर्ट है. ठीक है जी. आई एम हिमाचल हाई कोर्ट, आई एम इन हिमाचल. ओके. ऑलराइट. द रिट मे बी मूव्ड इन द कस्टडी ऑफ चाइल्ड फ्रॉम एनी पर्सन. ठीक है जी. और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वाइल डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ रिट हेबियस कॉर्पस, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी ऑफ द पर्सन एलिज्ड टू बी अनलॉफुली डिटेन वाज नॉट एसेंशियल. ठीक है जी. चलिए 5वें क्वेश्चन पे आते हैं. 5वां क्वेश्चन क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ़ ही इज़ कॉन्टिन्यूसली एबसेंट फॉर, कितने दिन के लिए एबसेंट होना चाहिए कि अपनी मेंबरशिप खोने के लिए? 45 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़, 120 डेज़. दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 60 डेज़. अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि 60 डेज़ के लिए अगर कोई भी एब्सेंट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस, ठीक है जी। फ्रॉम ऑल मीटिंग्स द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमपी हूँ, ठीक है जी, और मैंने हाउस को इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए 3 मंथ्स के लिए देश से बाहर जा रहा हूँ, तो क्या मैं अपनी मेंबरशिप खोऊंगा? जी नहीं, क्योंकि मैंने हाउस को इन्फॉर्म किया है। लेकिन आप बिना इन्फॉर्म किए हुए गायब हो गए तो मेरी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है जी। इन कंप्यूटिंग द सेड पीरियड, ये 60 डेज़ के टाइम पीरियड को कैसे कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसमें नो अकाउंट इज़ टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस इज़ प्रोरॉग्ड और इज़ एडजर्न्ड, ठीक है जी। मतलब कि अगर हाउस जो है वो चल नहीं रहा है, ठीक है जी, और या फिर एडजर्न्ड है, खारिज किया हुआ है, कितने टाइम के लिए, मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज़, तो उस टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं किया जाएगा 60 डेज़ के टाइम पीरियड में, ठीक है जी। और जो पीरियड ऑफ 60 डेज़ रेफर्ड जो किया है उसका मतलब होता है एक सिंगल अनब्रोकन पीरियड, मतलब कि लगातार 1 to 60 डेज़, पता ही नहीं है गायब भी है, ठीक है जी। और ऑफ 60 डेज़ एंड फॉर इन्वोकिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एब्सेंस हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूस, मतलब लगातार, ठीक है जी। तो ये थे आपके 5 MCQs पॉलिटी से। अब दोस्तों हम आए हैं पॉइंट ऑफ फोकस ऑफ पॉलिटी ओनली। ये पॉइंट ऑफ फोकस जो हैं वेरियस करंट अफेयर्स से बनाए हुए हैं मैंने, जो कि मेरे खुद के नोट्स से हैं, तो इनको थोड़ा सा जानते हैं। अब ये क्या है, पहला है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2020, ठीक है जी। ये उस टाइम पे ये बिल था। अब इसमें क्या है, बिल के बारे में क्या था कि बिल ने कहा था कि ART क्लिनिक, एवरी ART क्लिनिक एंड बैंक मस्ट रजिस्टर्ड अंडर नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक ऑफ इंडिया, ठीक है जी। और जो नेशनल रजिस्ट्री जो है दैट विल बी एस्टैब्लिश अंडर द बिल, ठीक है जी। नेशनल रजिस्ट्री जो है वो इस बिल के अंतर्गत होगी, ठीक है जी, ठीक है जी। और जो भी है आपके ART क्लिनिक्स या बैंक्स हैं उनको इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो दे विल अपॉइंट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ फॉर फैसिलिटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है जी। और क्लिनिक्स और बैंक्स जो हैं वो तभी रजिस्टर्ड होंगे जब वो पर्टिकुलर सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करेंगे, जैसे कि आपको स्पेशलाइज्ड मैन पावर चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ चाहिए। और रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड होगी, 5 साल के लिए, जो कि बाद में रिन्यू भी किया जा सकती है। और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है अगर वो बिल के प्रोविजंस को फुलफ़िल नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में ना कोई डायरेक्ट प्रोविज़न नहीं दिया है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है जी। तो अब हम जैसे हमारा अभी पॉलिटी सेक्शन भी चल रहा है, उसके लेक्चर्स आ रहे हैं, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू भी होगा हमारा कवर और PIL भी कवर होगा, ठीक है जी। तो अब कहने का मतलब ये है कि जुडिशियल रिव्यू अगर दिया नहीं है तो फिर इसको कोर्ट्स लेते कैसे हैं, तो उसके वेरियस प्रोविजंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जानना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो अब आर्टिकल 371 क्लॉज 1 क्या कहता है, एस्टैब्लिशेस द जुडिशियल रिव्यू ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन, ठीक है जी। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई ऐसा लॉ एनी लॉ विच कॉन्ट्रवीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि कोई ऐसा भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बन रहा है, जो उसको वायलेट कर रहा है, वो वाइड होगा, मतलब लीगल नहीं होगा, वाइड होगा, ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 जो है वो कहता है कि प्रोटेक्टर एंड गारंटीज रिट्स टू द इन्फोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, मतलब कि आपकी 5 प्रकार की जो रिट्स हैं, ठीक है जी, वो कौन इंश्योर करता है, आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है जी। इट इज़ एन हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। आर्टिकल 251 और 254 क्या कहता है, वो कहता है कि इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लॉ द स्टेट लॉ शैल बी वॉइड, ठीक है जी। कि कोई भी ऐसा लॉ जिसमें कि इनकन्सिस्टेंसी है 251 और 254, तो स्टेट लॉ जो है वो वॉइड होगा। और आर्टिकल 137 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है ये स्पेशल पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ऐसी जजमेंट जो इन्होंने खुद दी हुई है, उसके पास अधिकार है
उसको रिव्यू करने के लिए, ठीक है जी। और एन ऑर्डर पास्ड इन क्रिमिनल केस कैन बी रिव्यूड एंड सेट असाइड ओनली इफ देयर इज़ एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड। मतलब कि ऐसा नहीं कि सारे ही वो अपने जितने भी आपने जजमेंट दी है उनको कर सकता है, उनको लगता है कि कोई ऐसी जजमेंट उन्होंने दी है, कोई इस तरीके की जजमेंट दी है जिसमें कि कोई एरर है, टेक्निकल एरर है या फिर कोई ऐसी ग्रीवियस मिस्टेक हुई है, तभी उसको वो डालेंगे। जैसे कि सबरीमाला केस में आपने देखा होगा कि कई बार उसमें जुडिशियल रिव्यू के लिए बोला गया है कि देख लीजिए। एनीवे, आर्टिकल 244 क्या कहता है कि द पावर्स ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कोई भी ऐसा रूल, लॉ, एक्ट, बिल, कोई भी इस तरीके की चीज़ बना रहे हैं कौन, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, ठीक है जी, तो वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से तालमेल बिठाना चाहिए, अगर वो वैलिड हुआ तभी। इसीलिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रेटर, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड आता है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी टेस्ट। अब ये क्या होता है, ये सबरीमाला केस के कंटेक्स्ट में था, ये मेरे नोट से नहीं बनाया हुआ हमने थोड़ा। तो अब कुछ केसेस हैं उसमें ना, हमने बात किस चीज़ की रही है। पहला आता है श्रीरुर मठ केस, ये 1954 में हुआ था, जिसमें कहा था कोर्ट ने कि द रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू रिलीजन, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में बताइए राइट टू प्रोफेस रिलीजन कौन से उसमें आता है, कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है जी। तो अब क्या है, इन्होंने कहा कि आपके जो भी रिचुअल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन होंगे, ठीक है जी। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का क्या मतलब होता है कि वेदर अ रिलीजन प्रैक्टिस इज एसेंशियल टू अ रिलीजन, मतलब कोई इस तरीके की प्रैक्टिस जो कि रिलीजन के लिए एसेंशियल है कि नहीं, उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। वो होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल टेस्ट, और अगर वो है तो वही फॉर्म बनता है बेसिस, किस बेसिस का, कि उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेक्शन देनी है अंडर आर्टिकल 25 या 26, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि एक अनंदा मार्गी केस है, 1983 में हुआ था। इसमें क्या था, कोर्ट ने कहा था कि तांडव डांस जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माने जाते हैं। मतलब कि तांडव डांस जो है, अनंदा मार्गी फेथ के अंतर्गत तांडव को एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं मानते हैं, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद फारसी केस, ये 1985 में कोर्ट ने कहा कि ग्रोइंग बियर्ड इज़ नॉट एसेंशियल मुस्लिम प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब देखिए ग्रोइंग बियर्ड इन सिखिज़म, ठीक है जी, इज़ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, और वो बहुत टाइम से फॉलो हो रहा है, और ये सिखिज़म में दिया भी हुआ है, ठीक है जी, रूल्स दिए हुए हैं, तो दैट इज़ अ प्रैक्टिस। लेकिन मोहम्मद फारसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जी इट इज़ नॉट एन एसेंशियल मुस्लिम प्रैक्टिस, ठीक है जी। अब आते हैं डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। दोस्तों ये जो पॉइंट ऑफ फोकस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी मेहनत करके बनाए हुए हैं, इनको प्लीज़ ढंग से पढ़िएगा। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? अब डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और वो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है, ठीक है जी। इसमें क्या क्या कंप्राइजेज होते हैं, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं जितने भी स्टेट्स के वो होते हैं। इनका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू डिटर्मिन द नंबर एंड बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू मेक पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल। मतलब कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें कितने लोग हैं, क्या हो रहा है, उनकी नंबरिंग वगैरह करके उसको इक्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है जी। और ये आइडेंटिफाई भी करता है सीट्स कहाँ के लिए, SC एंड ST की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हमने रिजर्व्ड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें किसी पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्ज़ाम्पल 2001 में
अराउंड 20% SC पॉपुलेशन थी, ठीक है जी। कुछ टाइम बाद सेंसस ऑफ इंडिया हुआ, ठीक है जी, और उसमें आया कि 20% से इंक्रीज़ होके वो 40% हो गए। तो 40% अगर पॉपुलेशन है और डिलिमिटेशन कमीशन को लगता है कि यहाँ पे SC पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिज़र्व कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। अब हमारे डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार सेटअप हुए हैं? 4 बार, 1952, 63, 73 और 2002 में। और कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है जी, वो फोर्स ऑफ लॉ होते हैं, मतलब कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, अब आते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस। अब देखिए दोस्तों, अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए और उसमें हमने देखा कि क्या इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जा सकता था, ऐसा प्रावधान है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है। अब क्या है कि सेक्शन 153 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है जी, इसका एक्ट, और आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या है कि इलेक्शन कमीशन कैन एक्सटेंड टाइम फॉर कंप्लीटिंग एन इलेक्शन। और उसमें एक्सटेंशन में क्या दिया है कि वो 6 महीने से बियॉन्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है जी, और शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और द असेंबली। मतलब कि इन 2 पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन कर सकता था इस टाइम पे ड्यू टू कोरोना, बट पॉलिटिक्स। एनीवे, अब 1991 में क्या हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन किया हुआ है ये ऑलरेडी। कब किया था कि राजीव गांधी जी की असासिनेशन हुई थी, तो उस टाइम पे वो कैंपेनिंग पे थे तमिलनाडु में, तो उन्होंने 3 हफ्ते के लिए कर दिया था। तो उस टाइम पे ये लगा था कि दंगे हो सकते हैं वगैरह वगैरह, बट आई पर्सनली फील कि इस टाइम पे इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाने चाहिए थे। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिटी टुडे विद द पॉइंट ऑफ फोकस। आई होप आप सब सही हैं, ठीक है, खुश हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।